हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने रेखीय अभिक्रमित अन्वेषण के बारे में विस्तार से चर्चा किया था और आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है शाखीय अभिक्रमित अन्वेषण, अर्थात इसको इंग्लिश में ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस भी कहा जाता है। बात आई है अभिक्रमित अन्वेषण की, तो रेखीय अभिक्रमित अन्वेषण का जो आविर्भाव है वो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला से माना जाता है, कह सकते हैं। से मैंने पिछले वीडियो में या रेखीय अभिक्रमित का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें हमने आपको बताया भी था कि स्किनर महोदय ने जो उनका खुद का सिद्धांत था ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, या इसी को क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है, उसके माध्यम से वो जो सिद्धांत है वो संचालित होता है। लेकिन ये जो आपका शाखीय अभिक्रमित अन्वेषण है, यह इसका जो विकास है वो मानवीय प्रशिक्षण की समस्याओं से हुआ है। अर्थात मनुष्य को जहाँ कहीं भी कोई समस्या आती है उन समस्याओं को हल करने के लिए इस अभिक्रम का विकास किया गया है। इसका विकास का जो श्रेय है वो नॉर्मन ए क्राउडर, उनका नाम है नॉर्मन ए क्राउडर। इनको इसका विकास करने का जो श्रेय है वो दिया जाता है। और ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने इसका विकास किया है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसमें जो भी विषय वस्तु होती है, ये प्रोग्रामिंग की विषय वस्तु होती है, उसमें इसके प्रस्तुत करने की एक अन्य तकनीकी के रूप में इसको देखा गया है। और ये प्रभावशाली शिक्षण सिद्धांतों पर आधारित है। कह सकते हैं कि इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो संप्रत्यय है वो रेखीय अभिक्रमित अन्वेषण से थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि मैंने पहले बताया कि जो रेखीय अभिक्रमित अन्वेषण है उसकी जो उत्पत्ति है वो कहीं ना कहीं मनोविज्ञान की प्रयोगशाला से मानी जाती है। और इसकी जो उत्पत्ति है वो मानवीय समस्याओं को लेकर है। अर्थात जहाँ पर भी कोई मानवीय समस्या है, किसी व्यक्ति को समस्या है, मनुष्य को समस्या है, तो उसको प्रशिक्षण देकर कैसे उन समस्याओं को कम किया जा सकता है या घटाया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है, उसको देखकर इस अभिक्रम का निर्माण किया गया है। और इस अभिक्रम का जो निर्माता है वो नॉर्मन ए क्राउडर हैं, जो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। और इसका विकास उन्होंने कब किया था? 1954 में इसका उन्होंने विकास किया था। और यह जो शिक्षण की जो प्रभावशाली जो विधियां हैं उस पर आधारित है। अब आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं कि ये जो ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस हैं ये इसकी जो क्रिया विधि है वो किस पर आधारित है। तो आप लोग हेडिंग डाल के लिख सकते हैं प्रक्रिया विधि, जहां कहीं आपको लगे और जो महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स लगे तो आप जो है नोट करते जाइएगा, क्योंकि यदि आप नोट करते रहेंगे तो थोड़ा उसका लाभ आपको मिलेगा। और परीक्षा में ये जो टॉपिक है, ये जो आपका बीएड सेकेंड ईयर में जो आपका सेकेंड पेपर है कंपल्सरी आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, उसका ये टॉपिक है। और हर साल प्रोग्राम शिक्षण से हर वर्ष कोई ना कोई प्रश्न इसमें पूछा जाता है। इसलिए एग्ज़ाम के दृष्टि से ये जो टॉपिक है वो महत्वपूर्ण है, इसलिए थोड़ा बहुत आप नोट करते जाइएगा। अब इसमें इसकी जो प्रक्रिया विधि है वो आप नोट करते जाइएगा यदि आपको आवश्यक लगे। इसमें जो भी इसमें जो भी विषय वस्तु है उसमें कोई छात्र क्या करता है, एक एक करके सभी क्रमों से गुजरता है। जैसे रेखी में हुआ था उसमें भी यही है कि जो भी छात्र है उसमें एक एक फ्रेमों का वो अध्ययन करता हुआ आगे गुजरता जाता है। और इसमें उस एक फ्रेम का वो अध्ययन करता है और अध्ययन के फलस्वरूप जो उसमें कुछ प्रश्न होते हैं, हाँ एक चीज़ इसमें जो प्रश्न होते हैं वो
वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं, अर्थात इसमें बहुविकल्पीय या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं और उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए छात्र को आगे बढ़ना पड़ता है, आगे बढ़ता है। और उसमें आप जानते हैं कि बहुविकल्पी टाइप के जो या ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें विकल्प होते हैं, जो उसका सही उत्तर होता है उसी विकल्प का आपको चयन करना पड़ता है। अब क्या करते हैं, सभी सही अनुक्रिया करता हुआ प्रत्येक फ्रेम में छात्र सही अनुक्रिया करता है और सही अनुक्रिया करता हुआ एक एक करके सही उत्तर देता है और आगे बढ़ता है। अब इसमें क्या है कि यदि किसी छात्र को कोई समस्या है या कुछ अन्य जानकारी उसके चाहिए होता है तो वो छात्र क्या करता है, उससे उसके संबंधित जो अन्य फ्रेम होते हैं उन फ्रेमों में जाकर जो उपचारात्मक जो कुछ सहायता है वो भी प्राप्त कर सकता है। क्या क्या कर सकता है, उपचारात्मक सहायता प्राप्त कर सकता है। इसके चित्र के माध्यम से आप थोड़ा समझ सकते हैं। इसमें एक से अधिक फ्रेम होते हैं और उन सभी फ्रेमों में जो विषय वस्तु है वो भी पर्याप्त आ जाती है। अब एक एक फ्रेम का आप ऐसे निर्माण कर लीजिएगा, इसको बनाते जाइएगा। इसमें फ्रेम के अंदर फ्रेम होते हैं, इसलिए इसमें जो विषय वस्तु है अधिक आ जाती है। विषय वस्तु क्या होती है, अधिक आ जाती है। विषय वस्तु अधिक मात्रा में आ जाती है, क्यों? क्योंकि इसमें फ्रेम की संख्या अधिक होती है। समझते जाइएगा और उसको बनाते जाइएगा। और इसमें एक चीज की व्यवस्था और होती है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे या विषय वस्तु की इसमें संख्या यदि ज़्यादा है तो फ्रेमों की संख्या भी जैसे उसमें ज़्यादा हो गई थी, इसमें भी वैसी ज़्यादा हो जाती। देखिए तीसरा फ्रेम एक और बना लीजिए समझने के लिए। फ्रेमों की संख्या ज़्यादा होती है, इसमें सब्जेक्ट मैटर और छात्र की समस्याओं करने के जो हल हैं वो भी इसमें ज़्यादा होती है। छात्र अब अपनी अनुक्रिया से इसमें भी सीखता है जैसे उस फ्रेम में सीखता था। अब देखिए समझने के लिए हमारे ये फ्रेम कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिए इसको एक एक करके हम समझते हैं। इसमें जो भी विषय वस्तु है जैसे उसमें रेखीय में होता है, उसमें इसमें भी ऐसे होता है कि पहले फ्रेम में विषय वस्तु होती है। विषय वस्तु का कोई भी छात्र अध्ययन करता है और इसमें जो प्रश्न होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं उसका उत्तर देता है और सही उत्तर का मिलान करने के लिए जो भी निर्देश दिए रहते हैं कि सही उत्तर का मिलान करने के लिए फ्रेम बी में जाओ, तो छात्र फ्रेम बी में जाकर उसके सही उत्तर प्राप्त कर लेता है। यदि फ्रेम बी में जाने के बाद किसी प्रश्न से के संबंध में यदि कोई चीज़ जो उसको क्लियर नहीं है और उसके संबंध में यदि जानना चाहता है तो छात्र उसी बी फ्रेम के नीचे कहीं लिखा रहेगा या निर्देश दिए रहेंगे कि संबंधित प्रश्न का उपचारात्मक हल प्राप्त करने के लिए फ्रेम सी में जाओ या डी में जाओ, उसमें स्पष्ट रहेगा। तो छात्र उपचारात्मक निर्देश जो भी उसको प्राप्त होता है उसी फ्रेम में जाकर वो उसके हल प्राप्त कर लेता है। और भी कई चीज़ें हैं इसमें, यदि कहीं कोई ऐसा कठिन शब्द आता है या कोई ऐसी कठिन शब्दावलियाँ आती हैं तो उससे संबंधित जानकारी के लिए अलग फ्रेम में जो भी है आप इसके नीचे भी फ्रेम जोड़ सकते हैं। मतलब जिस प्रकार के आप उपचारात्मक जो चीज़ें हैं उपलब्ध कराते जाएंगे छात्रों को, उसी तरह से फ्रेम के अंदर फ्रेमों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो इस तरह छात्र क्या करता है, एक एक फ्रेम का अध्ययन करता हुआ अगले फ्रेम की तरफ बढ़ता जाता है और उपचारात्मक हल प्राप्त करता है, प्रश्नों के उत्तर देता है, शब्दावलियों का अध्ययन करता है और अपने वो लास्ट जो फ्रेम है उसमें पहुंच जाता है। अब बात आती है कि ये जो पूरी व्यवस्था है एक विशिष्ट प्रकार से तैयार व्यवस्था होती है। क्यों? क्योंकि इसमें
उपचारात्मक विकल्प का भी चयन करना पड़ता है, कुछ चीज़ें अलग तरह से भी उनको सीखनी पड़ती हैं। यह क्रिया देखिए तब तक चलती रहती है जब तक छात्र अंतिम पड़ाव तक या अंतिम फ्रेम तक नहीं पहुंच जाता या अंतिम चीज़ को नहीं सीख लेता। और हर फ्रेम में पहुंचकर छात्र को जो भी उत्तर मिलता जाता है वो अगले फ्रेम में पहुंचता जाता है। अब देखिए ये जो साखी अभिक्रमित अन्वेषण है, ये कमजोर छात्रों की उपेक्षा अपेक्षा कहीं न कहीं जो प्रतिभाशाली छात्र है उसमें जल्दी अनुक्रिया करता है और अतिशीघ्र अंतिम व्यवहार तक पहुंच जाता है। क्योंकि सभी प्रेम इसमें जो जो पद होते हैं या जो सभी पद होते हैं उसमें प्रस्तुत करने कोई एक निश्चित मतलब कोई ऐसा वो क्रम क्रम नहीं होता। लेकिन यदि छात्र को कुछ अलग चीज़ें सीखना है, जानना है, तो फिर उसको जो है जैसे-जैसे अनुक्रियाएँ करता जाता है, वैसे-वैसे आगे बढ़ता जाता है। हाँ, इसमें एक चीज़ होती है कि इसमें जो भी अनुक्रिया होती है, वो नियंत्रण मतलब अनुक्रियाओं पर नियंत्रण होता है। कह सकते हैं कि छात्र अपनी योग्यता अनुसार इसमें क्रिया करता है। जैसे रेखी में करता है कि छात्र की जो भी क्षमता होती है, जो भी योग्यता होती है, उस योग्यता के अनुरूप छात्र एक फ्रेम से अगले फ्रेम में बढ़ने के लिए स्वाभाविक अपनी गति से अनुक्रिया करता है, वो आगे बढ़ता है। अब बात आई इसकी कुछ विशेषताओं की। विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्राम सेक्शंस। अब देखिए पहली विशेषता इसकी क्या है, इसमें जो भी विषय वस्तु है वो छोटे छोटे पदों में तो होती है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा विस्तार से उसका अध्ययन कोई भी जो सीखने वाला है वो कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें विषय वस्तु भी काफ़ी मात्रा में आ जाती है, ठीक है, और सीखने वालों को एक से अधिक तथ्यों की जानकारी इसके माध्यम से प्राप्त हो जाती है। प्रत्येक फ्रेम में जो शिक्षण सामग्री है वो काफ़ी ज़्यादा आती है, जैसे मैंने बताया। नेक्स्ट इसमें कुछ ऐसी विशेषता होती है जो अभिक्रम है, वो क्या है, ये छात्र द्वारा नियंत्रित अभिक्रम है। अर्थात इसमें छात्र द्वारा नियंत्रित है, इसलिए इसको जो है छात्र केंद्रित अभिक्रम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो भी इसकी कंट्रोलिंग है या जो भी नियंत्रण है वो किसी भी छात्र जो भी सीखने वाला है उसके हाथ में रहती है, वो अपने आधार पर नियंत्रित कर सकता है। इसलिए इसको छात्र केंद्रित अभिक्रम कहा जाता है, क्योंकि लगभग छात्र की या उस छात्र की या उस सीखने वाले छात्र की सारी समस्याओं का हल प्रस्तुत करने का प्रयास फ्रेमों में किया जाता है। कैसे किया जाता है मैंने बताया भी है कि छात्र को जो भी समस्या है तो जैसे जैसे वो फ्रेमों में गति करता है, ऊपर नीचे जैसे जैसे वो उपचारात्मक जो सहायता है प्राप्त करता है, वैसे वैसे विभिन्न निर्देशों का अध्ययन करता हुआ अपनी समस्या का समाधान करता है। अर्थात कह सकते हैं कि ये जो अ, अभिक्रम है वो छात्र केंद्रित अभिक्रम है। इसमें छात्रों को समझ के लिए या छात्रों की समझ को परखने के लिए जो प्रश्न होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं। और उसमें रेखी में कैसे होते थे, रेखी में लिखने वाले प्रश्न होते थे। इसमें कैसे होते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। ये थोड़ा अंतर करके हम इसलिए दे रहे हैं कि कंफ्यूजन ना हो, और साथ साथ रेखी का भी आपका जो है जो रिवीजन है वो भी चलता रहे, इसलिए हम बीच बीच में थोड़ा उसको उससे मतलब जो भी उसके कुछ गुण हैं या विशेषताएं हैं उसकी हम तुलना कर देते हैं। अर्थात ये जो अभिक्रम है इसमें कैसे प्रश्न होते हैं, वह सुनिश्चित प्रकार के होते हैं। अगली विशेषता है इसमें जो विभेदीकरण क्षमता है या सृजनात्मकता है या समस्या समाधान की योग्यता है, ऐसी जो योग्यताएं हैं उसके विकास में यह अभिक्रम सहायक होता है। कहने का मतलब यह है यदि हमें छात्रों में समस्या समाधान, ठीक है, सृजनात्मकता तथा विभेदीकरण, यदि इस तरह की कुछ विशेषताएं या इस तरह की कुछ योग्यताएं कहीं ना कहीं छात्रों में विकसित करना है, तो ऐसी योग्यताओं की विकसित करने के लिए यह जो अभिक्रम है वो सहायक होता है। क्यों सहायक होता है? क्योंकि देख लीजिए इसमें इतने सारे फ्रेम होते हैं, फ्रेम के अंदर फ्रेम होते हैं, और इसमें
लगभग सभी छात्र अपनी गति से मतलब सीखते तो हैं, लेकिन ये थोड़ा टेक्निकली है। इसमें सीखने के लिए वो कहीं न कहीं अनुभव, कहीं न कहीं कुछ ऐसा दिमाग या कुछ ऐसा आईक्यू होना चाहिए, और वही छात्र इसमें गति करेगा जो कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों से अवगत है, उसको जानकारी। अर्थात इसमें जो विभेदीकरण क्षमता है, डिस्क्रिमिनेशन और सृजनात्मकता है। क्योंकि सृजनात्मकता कैसे? क्योंकि ये टेक्निकली है, इससे कोई छात्र जब इसमें गति करता है, सीखता है, तो वो भी उसी तरह टेक्निकल होता जाता है, वो भी उस तरह तकनीकी समझ उसमें विकसित होती जाती है। नेक्स्ट इसकी जो विशेषता है उसको आप लिखेंगे। इस उपक्रम में या इस अभिक्रम में, सॉरी, इस अभिक्रम में जो कह सकते हैं कि छात्रों की जो तार्किक शक्ति है उसका भी विकास हम कर सकते हैं, तार्किक शक्ति का विकास भी हम कर सकते हैं। अगली जो इसकी विशेषता हो सकती है, यदि छात्र इसमें गलत उत्तर देता है, यदि छात्र इस अभिक्रम में गलत उत्तर देता है, तो वो अगले पद में जाके सही उत्तर से मिलान करके उसको सही उत्तर प्राप्त हो जाता है, और जैसे ही प्राप्त करता है वो, तो उसको अगले फ्रेम में जाने के लिए अनुमति मिल जाती है। ये जो पूरी नेक्स्ट इसकी जो विशेषता है, ये जो पूरा अभिक्रम है वो पूरी की पूरी जो ट्यूटोरियल पद्धति है, कह सकते हैं जो शिक्षण की जो ट्यूटोरियल विधि है, उस ट्यूटोरियल विधि पर आधारित है। अर्थात जहाँ पर भी छात्र जाता है, अधिगम करता है, सीखता है, और जहाँ पर कहीं कोई समस्या आती है, उस समस्या का समाधान करने के लिए वो नेक्स्ट अगले फ्रेम में बढ़ जाता है। अर्थात छात्र को कहीं भी रुकना नहीं है, हर समस्या का समाधान इसमें प्राप्त होना है। इसलिए ये जो पूरी की पूरी जो अनुदेशन प्रणाली है वो ट्यूटोरियल विधि पर आधारित है। तो देखिए ये इस तरह इसकी कुछ इसकी विशेषताएं हो गई। अब पहुंचते हैं इसकी कुछ सीमाओं पर। हेडिंग डाल लीजिएगा, सीमाएं या लिमिटेशंस ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। सीमाएं। अब देखिए जहां ऐसी कुछ विशेषताएं हैं तो वहीं कुछ इसकी सीमाएं भी हैं। सीमाएं कैसी? सबसे पहले आप इसमें समझ लें कि ये जो शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन है, इसमें कहीं ना कहीं विषय वस्तु है वो काफ़ी ज़्यादा आ जाती है उसकी तुलना में, रेखीय के अभिक्रमित अनुदेशन की तुलना में। तो इसका जो निर्माण करना है वो साधारण व्यक्ति या साधारण शिक्षक इसका निर्माण कर ही नहीं सकता। या इस अभिक्रमित अनुदेशन में जो भी सामग्री का निर्माण करना है या जो भी विषय वस्तु का निर्माण करना है, उसमें कोई ना कोई प्रशिक्षित व्यक्ति या कहीं से प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति ही या शिक्षक ही इस अभिक्रम का या इन फ्रेमों का निर्माण कर सकता है। अर्थात इस दृष्टि से कह सकते हैं कि ये कैसा अभिक्रम है, ये महंगा है, ये महंगा अभिक्रम है। ठीक है। दूसरी इसकी जो सीमा है वो भी महत्वपूर्ण है कि ये ब्रांचिंग अभिक्रमित अनुदेशन में समय समय पर इसके मॉडिफिकेशन की या इसमें संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है, इसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। तो कहीं ना कहीं इस दृष्टि से भी महंगा है, हर बार इसमें संशोधन करना पड़ेगा, और जितनी बार भी नई सामग्री बनेगी तो एक अच्छे और प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए ये महंगा है। नेक्स्ट जो उसकी सीमा है वो बड़ी कक्षाओं के लिए तक ही ये अभिक्रम उपयोगी है। कह सकते हैं कि ये छोटी कक्षाओं की दृष्टि से यह अभिक्रम उपयोगी नहीं है, या छोटी कक्षा का जो बालक है वो इस अभिक्रम में अधिगम नहीं कर सकता। सिर्फ बड़ी कक्षा का बालक ही या छात्र ही इस अभिक्रम में अधिगम कर सकता है और सीख सकता है। नेक्स्ट सीमा है यह, क्योंकि इसमें देखिए जो प्रश्न होते हैं वो बहुविकल्पी प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। तो जो भी प्रतिभाशाली छात्र होता है, तो कभी कभी क्या हमेशा ही यही होगा, क्योंकि जो भी प्रतिभाशाली छात्र होता है वो बिना कंटेंट के, जो बिना विषय वस्तु के अध्ययन किए बिना वो सीधे प्रश्न पर जाता है और उत्तर देता है, और यदि उत्तर सही नहीं रहता तो उससे संबंधित उपचारात्मक जो उपाय है उसको वो प्राप्त करता है और सही उत्तर का चयन करके वो आगे बढ़ जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि इसमें जो भी सीखने वाला व्यक्ति यदि बुद्धिमान है, ठीक है, सक्रिय है, तो वो बिना विषय वस्तु के अध्ययन करने
मतलब नहीं करेगा और सिर्फ प्रश्नों का को पढ़ेगा और उत्तर देगा, उत्तर से मिलान कर देगा और अगले फ्रेम में पहुंच जाएगा। ठीक है, अर्थात यह उन छात्रों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि उसमें कुछ ऐसे वृद्धि करने वाला नहीं है। ठीक है, इसमें आज लगभग इतनी ही, काफ़ी कुछ चीज़ें आप देखिए समझ गए इसमें कि ये क्या होता है, इसका विकास किसने किया है और इसका विकास का जो श्रेय हो किसको दिया जाता है, किस समय हुआ है, इसी कुछ सीमाएं और इसी कुछ विशेषताओं का आपने इस वीडियो में आपने अध्ययन किया। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का जो अगला जो पार्ट है और आखिरी पार्ट है, जिसको आप जो है मैथमेटिक्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस या अवरोह प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। आज बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।